चलो भाई, ये क्वेश्चन लिखा है। क्वेश्चन है PCl5, PCl3 एंड क्लोरीन इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन दे दिया है। इक्विलिब्रियम पे इसका कंसंट्रेशन दे दिया है, तो हमें ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है। जब दे ही दिया है इक्विलिब्रियम पे, तो हम काम काहे लिए करेंगे। और पूछा क्या है, Kc की वैल्यू पूछा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन लिख लेंगे। इस रिएक्शन के लिए Kc का एक्सप्रेशन क्या होता है भाई, Kc का एक्सप्रेशन प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और उसका पावर, उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एवं उसका पावर, उसका कोफिशिएंट। यहाँ पे रिएक्टेंट क्या है हमारा, PCl5 है। प्रोडक्ट हमारा 2 है, PCl3 और Cl2। आया समझ में। Kc का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, PCl3 का कंसंट्रेशन, उसका पावर कुछ नहीं है तो मान ले 1। क्लोरीन का कंसंट्रेशन, इसका पावर, इसका कोफिशिएंट, तो यहाँ भी क्या है, कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। उसके बाद रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट क्या है, PCl5 है। इसका भी कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, 1 मान लेंगे। इक्विलिब्रियम पे इसकी वैल्यू दे दी है। देखो PCl3 की का अमाउंट कितनी दी है इक्विलिब्रियम पे, 1.59 मोलर। M कैपिटल M लिखा है ना, तो 1.59 मोलर यानी मोलरिटी यानी कंसंट्रेशन दे दिया है। मोल भी नहीं दिया है कि वॉल्यूम से डिवाइड करके हमें मोलरिटी निकालना है। डायरेक्ट ये क्या दे दिया है, मोलरिटी ही दे दिया है, कंसंट्रेशन ही दे दिया है, तो कुछ हमें करना ही नहीं है। इक्विलिब्रियम पे दिया है और इक्विलिब्रियम वाली वैल्यू ही यहाँ पे रखते हैं, तो रख दो। PCl3 की कंसंट्रेशन कितना दिया है, 1.59 और क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 1.53 अपॉन PCl5 की कंसंट्रेशन कितनी दी है, 1.41। इसको कैलकुलेट करेंगे, ऊपर वाला मल्टीप्लाई करके फिर नीचे वाले से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेट करेंगे तो हमारे ख्याल से इसकी वैल्यू 1.79 के आसपास आएगी। बात आई इसकी यूनिट की, बात आई इसकी यूनिट की। यूनिट निकालने के लिए क्या बताए थे, मोल पर लीटर पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन का मतलब प्रोडक्ट का कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का कोफिशिएंट। प्रोडक्ट का कोफिशिएंट कितना है, 1 + 1 कितना हुआ, 2 हुआ। रिएक्टेंट का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 2 - 1 डेल्टा एन क्या आया, 1। यानी जब डेल्टा एन 1 आ गया तो इसका क्या वैल्यू आ गया भाई, इसकी वैल्यू मोल पर लीटर आ गई। यानी इसकी यूनिट क्या लिखेंगे, 1.79 मोल पर। आया समझ में, ये आ गया आंसर हमारा, आ गया। कोई दिक्कत कोई दिक्कत है। ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन था, क्यों, क्योंकि मोल भी नहीं दिया है कि हमें कंसंट्रेशन निकालना पड़ेगा। हमें डायरेक्ट क्या दे दिया, कंसंट्रेशन दे दिया। वो भी कंसंट्रेशन कहाँ दे दिया है, इक्विलिब्रियम पे ही दे दिया है। इक्विलिब्रियम की वैल्यू डायरेक्ट उठा के रख देंगे, Kc का आंसर आ जाएगा, Kc का वैल्यू आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन क्वेसेंट। रिएक्शन क्वेसेंट नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा,
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिएक्शन क्वेसेंट। इसको हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। चलो भाई, रिएक्शन क्वेसेंट होता क्या है, यूज कहाँ करते हैं? तुम लोग के मन में सवाल ये आ रहा है कि रिएक्शन क्वेसेंट होता क्या है। तो रिएक्शन क्वेसेंट क्या होता है भाई, हम बताएंगे कि यूज कहाँ होता है, होता क्या है ये रिएक्शन क्वेसेंट। तो रिएक्शन क्वेसेंट का यूज हम करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा। भैया जो रिएक्शन हम यूज कर रहे थे वो रिएक्शन क्या था, रिवर्सिबल रिएक्शन था ना। जो हम इक्विलिब्रियम में रिएक्शन यूज कर रहे थे वो कौन सा रिएक्शन था, रिवर्सिबल रिएक्शन था ना। तो रिवर्सिबल रिएक्शन था, तो रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में आ रहा है। ये कब हो रहा है, मतलब एकदम कांस्टेंट, क्या रेट बराबर कब हो रहा है, इक्विलिब्रियम पे हो रहा है ना। इक्विलिब्रियम के पहले भी तो कुछ हो रहा होगा, इक्विलिब्रियम के बाद भी तो कुछ हो रहा होगा, हो सकता है ना। यानी रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ जाएगा या प्रोडक्ट रिएक्टेंट की तरफ आएगा, ये डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए क्या आया है, रिएक्शन क्वेसेंट आया है। आया समझ में, आया कुछ समझ में आया। तो इसके लिए लिखेंगे इट हेल्प्स टू predicting direction of reaction. It helps predicting the direction of reaction. रिएक्शन के डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करेगा, रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा ये बताएगा रिएक्शन क्वेसेंट। इतना तो समझ गए कि रिएक्शन के डायरेक्शन को बताएगा। ये तो समझ में आ गया ना कि रिएक्शन क्वेसेंट क्या काम करेगा भाई। रिएक्शन क्वेसेंट क्या काम करेगा कि रिएक्शन के डायरेक्शन को बता रहा है। मन में सवाल यह है कि भाई ये बताएगा कैसे, रिएक्शन का डायरेक्शन बताएगा कैसे। तो ये बताने के लिए हम समझा रहे हैं कि ये कैसे बताएगा। सबसे पहले हमने केसी का एक्सप्रेशन पढ़ा है ना, केसी का एक्सप्रेशन पढ़ा है ना। रिएक्टेंट है, किसमें चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है। इसको बैलेंस कर रहे हैं तो इसका कोफिशिएंट स्मॉल r और इसका कोफिशिएंट स्मॉल p। ठीक है, आया समझ में। इनिशियल में इसका कुछ अमाउंट होगा, मान लें हम ये अमाउंट क्या है, R0 कंसंट्रेशन, t बराबर 0 पे, क्या t बराबर 0 पे। आया समझ में। जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है, क्या इक्विलिब्रियम पे पहुंच रहा है तो R का कंसंट्रेशन कुछ हो रहा है, कब, इक्विलिब्रियम पे। P का कंसंट्रेशन 0 से P हो गया, कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे ही तो हम केसी निकाल रहे थे, इक्विलिब्रियम पे ही तो हम केसी निकाल रहे थे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रहे थे। तो क्या निकाल रहे थे भाई, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या निकाल रहे थे भाई, केसी, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे, अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहाँ पे, इक्विलिब्रियम पे। और इसका पावर इसके कोफिशिएंट में चला जाएगा। आया समझ में। ये तो केसी हो गया। क्यू क्या है, क्यू भी लिखने का एक्सप्रेशन ये होता है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसका पावर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका पावर। क्यू भी लिखने का तरीका यही होता है।
तुम लोग के मन में डाउट आ गया भाई केसी भी वैसे ही निकालेंगे, क्यू भी वही सही निकाल रहे हैं, तो डिफरेंट कहाँ है इन दोनों में? तो डिफरेंट कहाँ है इन दोनों में? तो भाई जो केसी हम निकाल रहे हैं ना, केसी में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं ना, वो कहाँ का यूज कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम की वैल्यू यूज कर रहे हैं। कहाँ का यूज कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम की वैल्यू यूज कर रहे हैं। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो यूज कर रहे हैं, कहाँ का यूज कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम की वैल्यू यूज कर रहे हैं। लेकिन Q जो है ना, ये कहीं से भी, कहीं का भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दे देगा, वहां प्रोडक्ट कंसंट्रेशन दे देगा, पूछेगा Q क्या होगा। केसी तो फिक्स है, कहाँ? इक्विलिब्रियम पे। कहाँ? इक्विलिब्रियम पे, इसलिए ये क्या होगा? कांस्टेंट होगा ना। केसी तो एक जगह फिक्स है, कहाँ हो रहा है? इक्विलिब्रियम पे निकाल रहा है, तो कांस्टेंट होगा ना। लेकिन Q किसी भी टाइम पे कंसंट्रेशन दे देगा रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, और पूछ देगा Q क्या है, तब हम क्या निकालेंगे? रिएक्शन क्वेश्चन निकालेंगे। यानी ये जो प्रोडक्ट कंसंट्रेशन यूज किया है ना, एट एनी टाइम का, एट किसी भी टाइम पे, ये नहीं बता रहा है कि इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन यूज करेंगे, नहीं, ये कह रहा है कि हम इक्विलिब्रियम का कंसंट्रेशन यूज करेंगे। ये क्या कह रहा है कि हम कोई भी टाइम पे रिएक्टेंट का या प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन दे देंगे, और क्या बताया? पूछेंगे, रिएक्शन क्वेश्चन पूछेंगे, तो ये ऐसे निकालेंगे। आया समझ में? ये इक्विलिब्रियम यहाँ आ रहा है ना, ये कंसंट्रेशन यहाँ पे भी दे सकता है कि यहाँ का कंसंट्रेशन मान लो R1 है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन P1 है, और यहाँ पे पूछेगा कि रिएक्शन क्वेश्चन क्या है, तो तुम यहाँ से निकाल लोगे। लेकिन यहाँ पे कहो कि केसी निकालो, तो क्या केसी निकालोगे? नहीं, यहाँ पे केसी नहीं निकलेगा। केसी हमेशा कहाँ निकलेगा? इक्विलिब्रियम पे निकलेगा। आया समझ में? ये कंसंट्रेशन यहाँ पे भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम के बाद का भी हो सकता है। आया समझ में? आया समझ में? यानी Q में जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यूज करेंगे या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूज करेंगे, वो किसी भी टाइम पे दिया होगा, वो किसी भी टाइम पे दिया होगा। इतना समझ में आया? रिएक्शन क्वेश्चन निकालने का तरीका समझ में आया? केसी तो निकालने का तरीका समझ में आ ही गया था। याद रखना कि केसी पे जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, वो कहाँ का यूज कर रहे हैं? इक्विलिब्रियम की वैल्यू यूज कर रहे हैं। आया समझ में? ये कभी ना भूलना, अगर ये भूल गए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो। लेकिन अब बताओ कि भाई कि Q भी तो निकाल ले रहे हैं हम, Q निकाल ले रहे हैं, केसी भी हमें निकालना आता है, तो ये कैसे बताएगा कि रिएक्शन का डायरेक्शन कैसे होगा? रिएक्शन आगे जाएगा, पीछे जाएगा, ये कैसे बताएगा? तो भाई तुम ये बताओ कि हमेशा आदमी अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाना चाहता है कि नहीं जाता है? हमेशा आदमी अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाना चाहता है कि नहीं जाना चाहता है? हम अपने ज़िंदगी में बहुत परेशान हैं, हम चाहते हैं कि अपनी स्थिर अवस्था में आ जाए, कि हमारी जीवन आराम से कटे, यही चाहते हैं ना? हम उस स्थिर अवस्था को पाने के लिए हम उसमें प्रयास करते हैं ना, उसके बराबर पहुंचने के लिए बात करते हैं ना, काम करते हैं ना। तो ऐसे ही केसी तो फिक्स है, ये इक्विलिब्रियम पे, ये स्थिर अवस्था पे है, लेकिन Q के अंदर बहुत सारा अनस्टेबिलिटी है। इसके अंदर क्या है? अभी अनस्टेबिलिटी है, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। ये क्या चाहेगा? इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहेगा। क्या कहेगा? कि हम इक्विलिब्रियम पे पहुंचना चाहेंगे। क्या कहेगा? हम इक्विलिब्रियम पे जाना चाहेंगे। यानी एक बात समझ लो, Q हमेशा किसको अप्रोच करेगा? केसी को। किसके पास जाना चाहेगा? केसी के पास जाना चाहेगा। यानी Q जो है ना, हमेशा कहाँ जाना चाहेगा?
हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, कहाँ जाना चाहेगा भाई, केसी के पास जाना चाहेगा। आया, कुछ समझ में आया, थोड़ा बहुत समझ में आया, आया कि नहीं आया भाई ये बताओ। क्यों हमेशा कहाँ जाना चाहेगा, केसी के पास जाना चाहेगा। आया समझ में, आगे बढ़ें। जब क्यू हमेशा केसी के पास जाना चाहेगा भाई, तो ये बताओ अगर क्यू क्या हुआ, कम है केसी से, क्या है, केसी का तो फिक्स है ना, केसी का एक्सप्रेशन लिखो तो फिक्स है ना। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कहाँ, इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, ये तो फिक्स है ना। क्यू की वैल्यू लिखो, क्यू क्या लिखोगे भाई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। और इसका पावर भी होगा ना यहाँ पे, P और इसका पावर R। यहाँ पे क्या है, इसका पावर कुछ P और इसका पावर A। और ये कहाँ होगा, एनी टाइम पे। और ये कहाँ होगा भाई, एनी टाइम पे होगा। आया समझ में, दिक्कत तो नहीं है ना यहाँ पे। ये कहाँ होगा, एनी टाइम पे होगा। तो भाई Q क्या है, केसी से कम है। Q क्या है, केसी से कम है। तो भाई क्या चाहेगा Q, अभी क्या बताएं कि Q कहाँ जाना चाहेगा, केसी के पास जाना चाहेगा। वो हमेशा अप्रोच करेगा किसको, अपने इक्विलिब्रियम वैल्यू को। यानी इक्विलिब्रियम क्या है, केसी है ना, तो हमेशा किसको अप्रोच करना चाहेगा, केसी को अप्रोच करना चाहेगा। यानी भाई Q जब कम है तो केसी के पास जाना चाहेगा, केसी बड़ा है ना, यानी Q की वैल्यू अपने आप को और बढ़ाना चाहेगा ना, Q अपने आप को और बढ़ाना चाहेगा ना। तो कैसे बढ़ेगा भाई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी तो बढ़ेगा भाई, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तभी तो Q की वैल्यू बढ़ेगा। अब प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कैसे बढ़ेगा, यानी रिएक्टेंट और टूट के प्रोडक्ट में जाएगा, रिएक्टेंट और टूट के प्रोडक्ट में जाएगा। यानी डायरेक्शन किधर जा रहा है, प्रोडक्ट की तरफ जा रहा है, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आया समझ में। यहाँ से क्या पता चला कि Q अगर केसी से कम है तो रिएक्शन कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आया समझ में, आया समझ में। तो यहाँ पे क्या होगा, रिएक्शन विल प्रोसीड to the direction of product। reaction will proceed to the direction of product। यानी क्या, यानी क्या, फॉरवर्ड डायरेक्शन। आया समझ में, आया, इतनी बात समझ में आई, ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। दूसरी बात, जब Q, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब Q क्या होगा, केसी से ज़्यादा होगा। केसी तो फिक्स रहेगा, इसमें तो कोई चेंज होगा नहीं। Q क्या है, ज़्यादा है किससे, केसी से। Q क्या है, केसी से ज़्यादा है। जब Q केसी से ज़्यादा है तो भाई, और Q किसके तरफ जाना चाहेगा, केसी की तरफ जाना चाहेगा। तो क्या कहेगा भाई, हम अपने आप को कम करेंगे। Q क्या करेगा, अपने आप को कम करेगा। जब Q अपने आप को कम करेगा कि तभी तो केसी के पास पहुंच पाएगा। यानी क्या करेगा, Q क्या है, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपान रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। कैसे कम होगा, या तो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कर दे और या तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा दे। तो कैसे होगा भाई कि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन टूटेगा, कम कैसे होगा, यानी टूटेगा, कम कैसे होगा, टूटेगा, किधर जाएगा, रिएक्टेंट की तरफ जाएगा, तब तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ा तो Q की वैल्यू
कम हो जाएगी। यानी रिएक्शन कहाँ से कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ जा रहा है, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। आया समझ में? इसके लिए अब क्या लिख सकते हैं हम, रिएक्शन विल प्रोसीड टू द डायरेक्शन ऑफ, कहाँ भाई, रिएक्टेंट। इसका मतलब क्या है, बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, आया समझ में? आया इतना बात समझ में? यानी Q जब KC से कम होगा तो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। Q KC से ज़्यादा होगा तो पीछे की तरफ आएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा। आया बात समझ में? आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? चलो भाई। और भाई देखो, इसके बाद तीसरा पॉइंट क्या बना देंगे हम, तीसरा पॉइंट क्या बना देंगे, तीसरा पॉइंट जब Q क्या है, KC के बराबर है। जब Q क्या है, KC के बराबर है। भैया Q कहाँ जा रहा था, अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाना चाह रहा था ना, और जब इक्विलिब्रियम पे है ही तब कहाँ जाएगा, तब कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। जैसे रिएक्शन चल रहा था वैसे ही रिएक्शन चलता रहेगा। रिएक्टेंट प्रोडक्ट, प्रोडक्ट रिएक्टेंट, यानी रेट ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन क्या होगा, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। आया समझ में? आया समझ में? यानी कि रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन एट इक्विलिब्रियम। आया समझ में? आया समझ में? किसी कोई दिक्कत है? इतना समझ में आ गया तो एक पॉइंट यहीं लिख भी लो। क्या करोगे, लिख लो जो नोट में बना के। क्या लिखोगे, Q हमेशा किसको पाना चाहेगा, यानी Q हमेशा अप्रोच करेगा, Q विल ऑलवेज अप्रोच टू KC। ठीक है, कोई दिक्कत है? चलो भाई, इतना समझ में आया? क्या पढ़ा है भाई? बात आई थी रिएक्शन क्वोशेंट की। क्या बात आई थी? रिएक्शन क्वोशेंट की बात आई थी। तो क्या बताए थे रिएक्शन क्वोशेंट में भाई, क्या बताए थे? रिएक्शन क्वोशेंट क्या करता है कि रिएक्शन के डायरेक्शन को बताता है, यानी प्रेडिक्ट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है कि रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। कब? जब इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं है तब। आया समझ में? उसके बाद केसी का एक्सप्रेशन पता था, मैं 2 लेक्चर में पढ़ चुके हैं। क्या बताए थे केसी का एक्सप्रेशन? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट, ये बताए थे। और इसमें जो प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जो यूज कर रहे थे वो कहाँ का यूज कर रहे थे, इक्विलिब्रियम की वैल्यू यूज कर रहे थे। फिर बात आई कि Q क्या होता है, कैसे Q निकालते हैं, तो Q भी ऐसे ही निकालते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन पावर उसका कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन के पावर इसका कोफिशिएंट। बस चेंज क्या होता है, अंतर क्या है दोनों में, डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट ये है कि उसमें जो कंसंट्रेशन यूज कर रहे थे वो इक्विलिब्रियम की वैल्यू यूज कर रहे थे, और यहाँ पे जो कंसंट्रेशन यूज करेंगे वो किसी भी टाइम का यूज करेंगे, जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम का यूज करेंगे।
आया समझ में? आया कि नहीं आया भाई? जब Q निकाल लिए तो बात आया कि भाई कैसे बताएगा कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये बात आई थी ना। तो क्या बताए थे भाई कि कोई भी आदमी अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे जाना चाहता है, अपनी स्थिर अवस्था में जाना चाहता है ना। हम भी हो चाहे तुम भी हो, यही चाहते हो कि कब हम अपने स्थिर अवस्था में आ जाएं कि हमारी ज़िंदगी आराम से कटे। आया समझ में? तो क्या Q भी तो यही चाहेगा ना कि अपने इक्विलिब्रियम स्टेज पे पहुंच जाए। तो कैसे करेगा कि Q या अगर ज़्यादा होगा तो Q घटा के KC को अप्रोच करेगा, या Q कम है तो Q बढ़ा के KC के बराबर आएगा। तो Q अगर कम है तो Q को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज़्यादा करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम करेंगे। यानी प्रोडक्ट कंसंट्रेशन कब बढ़ेगा? जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा। यानी डायरेक्शन क्या हुआ? रिएक्टेंट से प्रोडक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी जो भी हमारा Q है वो क्या बता रहा है कि रिएक्शन कहाँ जा रहा है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। आया समझ में? यानी अब कहें कि Q क्या है? ज़्यादा है, KC कम है, तो क्या करेगा? KC अपने आप को कम करना चाहेगा और कहाँ आना चाहे? Q अपने आप को कम करना चाहेगा और कहाँ आना चाहेगा? KC के बराबर आना चाहेगा। KC तो कांस्टेंट वैल्यू है, वो गलती से निकल गई थी मुंह से, ठीक है। KC क्या है? कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। तो Q अपने आप को कम करना चाहेगा, तो Q कब कम कैसे होगा? तो भाई Q लिखने का तरीका क्या था? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन का पावर प्रोडक्ट उसका कोफिशिएंट, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का पावर इसका कोफिशिएंट। यानी प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम करेंगे तब Q कम होगा, या रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब Q कम होगा ना। तो क्या होगा भाई? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कम कैसे होगा? प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होगा तभी तो प्रोडक्ट कम होगा, तभी तो कम होगा। तो ये डायरेक्शन कहाँ से कहाँ जा रही है? प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। आया समझ में? और जब Q KC के बराबर है तो भाई कोई काम ही नहीं करना चाहेगा, बस हम अपने पूर्ण जीवन पे आ गए हैं, इक्विलिब्रियम पे आ गए हैं, अब हमें कुछ नहीं करना है। आया समझ में? कोई दिक्कत है इतना में? तुम दोनों 2 लेक्चर छोड़ दिए हो, ठीक है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि तुम लोग को समझ में आए। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया तो क्वेश्चन कर लें, हम क्वेश्चन कर लें। क्वेश्चन करने से पहले एक इसको समझने के लिए एक और आसान तरीका लैडर डायग्राम बता दें। लैडर डायग्राम क्या होता है भाई? घरों में सीढ़ी चढ़ते हो, एक सीढ़ी नीचे होता है, फिर ऊपर होता है, फिर ऊपर होता है, ऐसे होता है ना सीढ़ी। तो कैसे बनाते हैं भाई? डायग्राम वैसे मेरी अच्छी नहीं है, सीधा लाइन भी नहीं खींचा जाता मुझसे, बस समझ लेना तुम लोग। ये सीढ़ी बनाया है, सीढ़ी बनी है ना। चलो, Q हमेशा कहाँ जाना चाहेगा? KC के पास जाना चाहेगा। यानी ये भी हम Q की वैल्यू देख रहे हैं, तो ये भी Q है मान लो, और ये भी Q है, और ये भी Q है। इसमें Q कम है, इसमें थोड़ा ज़्यादा है, इसमें Q सबसे ज़्यादा है। बीच वाला Q KC के बराबर है। बीच वाला Q किसके बराबर है? KC के बराबर है। यानी ये कहाँ पे है? इक्विलिब्रियम स्टेज पे। कहाँ पे है? यानी ये कहाँ पे है? एट इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम से ये वाला Q कम है ना, ये वाला Q कम है ना। जब Q कम था तो कहाँ जा रहा था रिएक्शन? प्रोडक्ट की तरफ जा रहा था, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था। तो भैया फॉरवर्ड डायरेक्शन यही तो हुआ, आगे की तरफ बढ़ेगा।
अब कहाँ किसको अप्रोच करेगा, केसी को ही तो अप्रोच करेगा, यानी क्यू किसको अप्रोच कर रहा है, केसी को ही तो अप्रोच कर रहा है, तो कहाँ जा रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्यू जब ज़्यादा है, क्यू जब ज़्यादा है तो केसी को अप्रोच करना चाहेगा, क्यू कम होना चाहेगा, क्यू कम होना चाहेगा, केसी को अप्रोच करना चाहेगा, तो भाई केसी ऐसे ही अप्रोच होगा ना, पीछे की तरफ आएगा तभी तो अप्रोच होगा, और जब पीछे की तरफ आता है तो क्या बोलते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन। जो पीछे समझे हो ना उसका पूरा का ये समरी हो गया। आया समझ में? क्यू जब कम होगा तो आगे की तरफ जाएगा, क्यू जब ज़्यादा होगा तो पीछे की तरफ आएगा। आया समझ में? आया समझ में? क्वेश्चन कैसे आएगा भाई इस पे, रिएक्शन क्वेश्चन पे क्वेश्चन कैसे आता है ये समझो। क्वेश्चन ऐसे आएगा जैसे केसी की वैल्यू दे देगा, क्यों? क्योंकि केसी तो कांस्टेंट होती है, केसी की वैल्यू दे देगा। क्वेश्चन में क्या करेगा, केसी की वैल्यू दे देगा और एक रिएक्शन दे देगा, जैसे ए प्लस बी 2b प्लस इक्वल टू 3c प्लस 2 दिए, जैसे भी रिएक्शन दे दिया, ये रिएक्शन दे दिया और क्या कह दिया कि किसी टाइम पे, एट एनी टाइम पे ए का कंसंट्रेशन इतना है, बी का कंसंट्रेशन इतना है, सी का कंसंट्रेशन, डी का कंसंट्रेशन दे दिया, किसी टाइम पे दे दिया। और जब किसी टाइम पे दे दिया तो क्या निकालेंगे भाई, क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। क्या निकालते हैं, क्यू निकालते हैं। जब किसी टाइम पे कंसंट्रेशन दिया है तो क्यू निकाल लेंगे, और जब क्यू निकाल लेंगे तब देखेंगे क्यू केसी से छोटा है या क्यू केसी से बड़ा है, क्योंकि केसी तो क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, तो कंपैरिजन कर लेंगे। और जब कंपैरिजन कर लेंगे तो जब छोटा होगा तो आगे की तरफ जाएगा, बड़ा होगा तो पीछे की तरफ आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा इस पे। करके दिखाएं, क्वेश्चन करके दिखाएं। चलो भाई एक क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ केसी फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन क्या है भाई ये, 2a इक्वल टू बी प्लस सी इज 2 इंटू 10 के पावर -3 एट गिवन टाइम the composition of reaction is A का कंसंट्रेशन, B का कंसंट्रेशन इक्वल टू C का कंसंट्रेशन। कितना दिया है भाई, 3 इंटू 10 के पावर -4 मोलर। कितना दिया है, 3 इंटू 10 टू पावर -4 मोलर। पूछ क्या रहा है, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड। चलो भाई क्या दे दिया है, क्या दे दिया है भाई, द वैल्यू ऑफ केसी, किसका वैल्यू दिया है, केसी की वैल्यू दिया है, किसका वैल्यू दिया है, केसी की वैल्यू दिया है। और क्या रिएक्शन दे दिया है, कौन सा रिएक्शन, 2a इक्वल टू बी प्लस सी। वैल्यू केसी का कितना दिया है, 2 इंटू 10 के पावर -3। कितना दिया है भाई, 2 इंटू 10 टू पावर -3 वैल्यू दे दिया है केसी का। पूछ क्या रहा है, एट गिवन टाइम, क्या पूछ रहा है, एट गिवन टाइम, यानी किसी टाइम पे मिक्सचर में जो कंपोजिशन आ रहा है
ए बी सी, ए का कंसंट्रेशन या बी का कंसंट्रेशन और सी का कंसंट्रेशन दे दिया है। मतलब देने का मतलब क्या है, सबको बराबर दिया है। यानी ए का भी कंसंट्रेशन 3 × 10⁻⁴ मोलर दिया है, बी का भी कंसंट्रेशन इतना ही दिया है और सी का भी कंसंट्रेशन इतना ही दिया है। ये किसी टाइम पे दिया है, इक्विलिब्रियम पे नहीं दिया है, किसी टाइम पे दिया है। पूछ रहा है कि इन विच डायरेक्शन द रिएक्शन विल प्रोसीड, यानी प्रोसीड क्या, डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का डायरेक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा या बैकवर्ड जाएगा, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो पहले क्या करेंगे भाई, दिया है किसी टाइम पे, तो पहले क्या निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, क्यू निकाल लेंगे। तो क्यू निकालो भाई, क्यू निकालो, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन उसका पावर, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका पावर। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है भाई, प्रोडक्ट बी है और क्या है, सी है। तो बी का कंसंट्रेशन कितना है, इतना दिया है 3 × 10⁻⁴ इंटू सी का कंसंट्रेशन कितना दिया है 3 × 10⁻⁴। प्रोडक्ट क्या है, रिएक्टेंट क्या है, रिएक्टेंट ए है, ए का भी कंसंट्रेशन वही दिया है 3 × 10⁻⁴। लेकिन देखो यहाँ पे कुछ नहीं था, कोफिशिएंट एक था, तो इसका पावर कितना आएगा, एक आएगा, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका भी पावर एक आएगा, कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसका कोफिशिएंट कितना दिया है, 2 दिया है, तो इसका पावर किस में आएगा, 2 में आएगा। आया समझ में। अब क्या भाई, ये भी 2 बार में है मल्टीप्लाई में, इसको भी स्क्वायर को अगर एक्सपेंड करोगे तो 3 × 10⁻⁴ इंटू 3 × 10⁻⁴ आएगा। तो भैया ऊपर वाले से नीचे वाले कट जाएगा, यानी इससे ये कट जाएगा, तो कितना आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1 आएगा। यानी Q की वैल्यू कितना आ रही है, 1 आ रही है। Q की वैल्यू कितना आ रही है भाई, Q की वैल्यू कितना आ रही है, 1 आ रही है। और Kc की वैल्यू कितना दिया है, Kc की वैल्यू कितना दिया है, 2 × 10⁻³ दिया है भैया। तो Kc क्या है, Kc अगर 2 × 10⁻³ दिया है तो क्या इस वैल्यू से ये वैल्यू कम है कि नहीं है, यानी Q की वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है, Q की वैल्यू ज़्यादा है कि नहीं है। जब Q की वैल्यू ज़्यादा है तो क्या किधर जाएगा, Q की वैल्यू ज़्यादा है तो किधर जाएगा रिएक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन आएगा। आया समझ में, आया समझ में। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा, रिएक्शन क्वेश्चन पे क्वेश्चन ऐसे ही आएगा। आया समझ में, किसी कोई दिक्कत है। चलो भाई आगे ये चीज़ ख़त्म होने के बाद रिएक्शन क्वेश्चन ख़त्म होती है, और क्वेश्चन अभी दिए हैं हम प्रिंट आउट करने के लिए, क्या टाइपिंग के लिए क्वेश्चन दिए हैं, तो उसमें इस पे क्वेश्चन और मिलेगा। जितना भी क्वेश्चन आएगा ऐसे ही आएगा रिएक्शन क्वेश्चन पे, ठीक है। आया समझ में, कोई दिक्कत है। चलो आगे का टॉपिक है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है भाई, हम मोल में भी बताए होंगे, ये बात मोल में बताए हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तुम लोग पढ़ के ही नहीं आए हो, क्या बताओगे। हम तुमसे क्या कहे थे, तुम लोगों से हम क्या बोले थे कि मोल कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में यूज होगा, पढ़ के आना। पढ़ के क्यों नहीं आए तुम लोग, तुम तो पढ़ी नहीं हो, तुम लोग भी तो नहीं पढ़े हो। 4 लोग पढ़े हैं। चलो भाई, जितने लोग भी पढ़े हैं पढ़ के आना चाहिए था। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इसको हम अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, अल्फ़ा से डिनोट करते हैं। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वो होता है, डिसोसिएशन का मतलब क्या है, रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में टूट रहा है, रिएक्टेंट कितना प्रोडक्ट में टूट रहा है, ये क्या है डिसोसिएशन। डिसोसिएशन तो यही होगा ना भाई,
डिसोसिएशन का मतलब यही होता है ना। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विथ रेस्पेक्ट टू इनिशियल, यानी रिएक्टेंट का जो इनिशियल मोल है उसके रेस्पेक्ट में कितना रिएक्टेंट टूट रहा है, वही डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। फार्मूला क्या लिखेंगे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का? अल्फा इक्वल टू टूटे हुए मोल अपॉन इनिशियल मोल। आया समझ में? आया? कुछ समझ में आया? अल्फा इक्वल टू टूटे हुए मोल अपॉन इनिशियल मोल। जैसे एक रिएक्शन ए है, किसमें गया? बी प्लस सी में गया। ये 5 मोल है। क्या है? इनिशियल मोल कितना है? ए का 5 मोल दिया है। रिएक्शन हमेशा ये वाला क्या लेंगे हम? इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं तो क्या लेंगे? पीछे वाला क्या था? गलत तो नहीं किए थे? नहीं, सही है। चलो, साइन क्या लेंगे? इक्विलिब्रियम का लेंगे। ठीक है। 5 मोल एक क्या है? 5 मोल क्या है? ए है। ठीक है। और क्या कर रहा है? इसमें से 2 मोल क्या किया? टूट गया। क्या किया? 2 मोल टूट गया। कितना टूट गया? 2 मोल टूट गया। तो भाई 2 मोल टूट गया तो बचेगा इतना ही ना, 3 मोल। चलो भाई, अब इसका पूछें कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसका क्या होगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा? तो भैया कैसे निकालेंगे? फार्मूला क्या है? टूटे हुए मोल। तो भैया कितना टूट रहा है? 2 मोल टूट रहा है। कितना टूट रहा है? यही तो टूट रहा है। तो 2 मोल टूट रहा है। इनिशियल मोल अपॉन इनिशियल मोल। इनिशियल रिएक्टेंट का मोल कितना है? 5 है। तो 5 से डिवाइड कर दिए। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? ये भी करके हम बता दें, 0.4। यानी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 0.4। आया समझ में? तो ये हो गया इस रिएक्शन के लिए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आया समझ में? आया समझ में? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन समझ में आया? आई डिग्री ऑफ डिसोसिएशन तो ये विदाउट परसेंटेज का है। अब परसेंटेज का होता है तो क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या करते हैं? 100 से मल्टीप्लाई। अगर पूछे कि परसेंटेज में कितना होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, तो क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अल्फा आ जाएगा कितना? 40%। आया समझ में? आया समझ में? किसी को कोई दिक्कत है? इतना समझ में आया? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालने का तरीका पता चला? पता चल गया ना? किसी कोई दिक्कत नहीं है ना डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में? अगर यहाँ से टूटे हुए मोल नहीं दिया हो, क्या हो? टूटे हुए मोल नहीं दिया हो, बचा हुआ नहीं, पजा हुआ भी हटाओ, बचा हुआ भी नहीं पता है मुझे, अभी जो बता रहे हो। टूटे हुए मोल नहीं दिया हो, इनिशियल मोल दिया हो, और क्या दे दे? अल्फा दे दे, या परसेंटेज में दे दे, या ऐसे वैल्यू दे दे, तो क्या हम टूटे हुए मोल नहीं निकाल लेंगे? कितना ब्रेक हो रहा है ये नहीं निकाल लेंगे? निकाल लेंगे ना? तो बस ऐसे ही यूज होगा, यही आगे यूज होगा, यही आगे हर जगह पूरे केसी के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ऐसे ही आएंगे। अल्फा हमें पता है, मान लो अल्फा दे दिया हमें 40%, इनिशियल मोल हमें दे ही दिया है, तो टूटे हुए मोल तो आ ही जाएगा। ठीक है, ये यूज होगा आगे, जब केसी का इक्वेशन लिखेंगे तो आगे यूज होगा, इसीलिए बता रहे हैं, फालतू में नहीं बता रहे हैं। इस पे क्वेश्चन कर लें, एक क्वेश्चन कर लें।
क्वेश्चन है फॉर रिएक्शन A इक्वल टू 2B प्लस C आया। ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है। कैलकुलेट करना है पहला Kc की वैल्यू और दूसरा अल्फ़ा की वैल्यू। क्या कैलकुलेट करना है? Kc की वैल्यू और दूसरा अल्फ़ा की वैल्यू। तुम लोग कहोगे कुछ दिया नहीं है कैसे निकालेंगे? तो भैया अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ है, अभी ग्राफ बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ग्राफ बनाएंगे। अभी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ भी दिया है। क्या दिया है? कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। रिएक्टेंट यहाँ कहीं होगा हमारा, और ये रिएक्टेंट क्या है? ए है। इनिशियल रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कितना दिया है? 10 मोलर। इक्विलिब्रियम पे कितना आ गया? मान लो 8 मोलर। क्वेश्चन में ये दिया है। और क्या? प्रोडक्ट भैया एक है 2B एक है C, तो किसका ग्राफ ऊपर होगा? बताए थे किसका ग्राफ ऊपर होगा? जिसका कोफिशिएंट ज़्यादा होगा उसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा ना, उसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा ना। तो जिसका अमाउंट ज़्यादा बनेगा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी ना, तो ऊपर ज़्यादा होगा। यानी C का ग्राफ ऐसे हुआ और B का ग्राफ ये है। ये किसका ग्राफ है? C का। ये किसका ग्राफ है? B का। मान लो ये है 2 मोलर दिया है और ये कितना दिया है? 4 मोलर। भैया अब तो कुछ करना ही नहीं है, इक्विलिब्रियम पे सब वैल्यू दे दिया। इक्विलिब्रियम पे वैल्यू दिया कि नहीं भाई? भैया ये कांस्टेंट हो रहा है तो इक्विलिब्रियम पे ही आ रहा है ना। ये भी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम पे, ये भी कांस्टेंट है इक्विलिब्रियम पे। यानी ए का इनिशियल मोल कितना था? ए का इनिशियल मोल कितना था भाई? ए का इनिशियल मोल कितना था? मोलर। मोल हो या मोलर हो, मोल होता तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं मोलर निकालने के लिए। तो डायरेक्ट यहाँ क्या दे दिया है? मोलर दे दिया है। तो इनिशियल मोलर कितना दिया है? 10 मोलर। फाइनली ये इक्विलिब्रियम पे कितना हो रहा है? 8 मोलर है। इक्विलिब्रियम पे कितना हो रहा है? 8 मोलर हो रहा है। और इक्विलिब्रियम पे बी कितना दिया है? 4 मोलर। इक्विलिब्रियम पे C कितना दिया है? 2 मोलर। तो क्या Kc की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? भैया तो इक्विलिब्रियम पे ये सारी इक्विलिब्रियम पे वैल्यू दिया है तो Kc की वैल्यू नहीं निकाल लेंगे? तो Kc का एक्सप्रेशन लिखो। प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन यानी B का स्क्वायर इंटू C का पावर 1। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन A कितना है इक्विलिब्रियम पे? प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन 4 इंटू 4 कितना आया? 16 प्लस का है मल्टीप्लाई। रिया C का कंसंट्रेशन 4 कहाँ से आया भाई? पावर 1 ही है तो। A का कंसंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे? 8, और 8 का पावर 1 है तो 8 ही लिखेंगे। 8 1 जा 8 2 जा कितना आया? 2 2 जा 4। Kc की वैल्यू कितनी आई? Kc की वैल्यू आ गई। अब अल्फा दिया है तो अल्फा पूछा है तो अल्फा नहीं निकाल सकते हो भैया। पहले 10 था, बाद में 8 बचा इक्विलिब्रियम पे। टूटा कितना? 2। टूटा कितना? 2। तो अल्फा की फार्मूला क्या है? टूटे हुए मोल अपान इनिशियल मोल। तो अल्फा इक्वल टू 2 अपान कितना? 10। तो कितना आया? 0.2। अगर परसेंटेज में पूछे तो क्या निकालेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 20%।
क्या नहीं समझ में आया? आया समझ में आया? इतनी बात कर लोगे? इतनी बात हो जाएगा। यानी अल्फ़ा देगा, अल्फ़ा निकालने को भी पूछेगा तब भी हम कर लेंगे, अल्फ़ा देगा, अगर टूटे हुए मूल पूछेगा तब भी हम कर सकते हैं। और केसी तो आज 3 दिन से पढ़ा रहे हैं, तो केसी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो भाई, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा मोल रिवाइज कराते हैं, तब हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आगे जो भी यूज होगा न्यूमेरिकल ट्रिक बताएंगे। क्या बताएंगे? न्यूमेरिकल ट्रिक, कैसे न्यूमेरिकल करना है, कैसे क्वेश्चन देगा और क्या पूछेगा और क्या क्वेश्चन में देगा, कैसे हम समझेंगे, ये आगे बताएंगे। तो ये बताने से पहले हमें मोल की कुछ बातें याद होनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ा सा रिवाइज करा दें। मोल निकालने का 3 फार्मूला था हमारे पास। मोल निकालने का 3 फार्मूला था हमारे पास, था ना? क्या क्या? अगर वेट देता है तो मोल निकालने के लिए क्या करेंगे? वेट अपान मॉलिक्यूलर वेट, या एटम होगा तो एटॉमिक वेट। अगर वॉल्यूम दिया है तो कैसे निकालेंगे? मोल इक्वल टू वॉल्यूम, ये लीटर में होगा तो नीचे अपॉन मोलर वॉल्यूम, और मोलर वॉल्यूम क्या था? 22.4 लीटर में। अगर वॉल्यूम ml में यूज करेंगे तो नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 22,400 ये ml में हो गया। आया समझ में? अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया है यानी n दिया है, तो वैल्यू क्या होगी? मोल क्या निकालेंगे? कैसे? मोल इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर n था, 6.023 इंटू 10⁻23 एवोगैड्रो की वैल्यू होती थी। चलो भाई लिख दे रहे हैं, n की वैल्यू क्या हो रही थी? 6.023 इंटू 10⁻23। आया समझ में? ये मोल निकालने का तरीका है। उसके बाद स्टैक्योमेट्री पढ़ाए थे, मेन यहाँ पे स्टैक्योमेट्री यूज होगा। स्टैक्योमेट्री में क्या पढ़ाए थे भाई? जैसे कोई रिएक्शन था, A+2B इक्वल टू 2C+3D, ये कोई रिएक्शन है। इस रिएक्शन को पढ़ने के लिए हम क्या कर रहे थे? पहले हम मोल की बात करते हैं तो हम रिवर्सिबल हटा देते हैं। चलो रिवर्सिबल हटाओ, अभी मोल की बात कर रहे हैं, ठीक है? ये रिएक्शन हमारा, इस रिएक्शन को कैसे पढ़ते थे स्टैक्योमेट्री में? स्टैक्योमेट्री में इस रिएक्शन को हम कैसे पढ़ना सिखाए थे कि अगर कुछ नहीं दिया है तो क्या पढ़ेंगे? कुछ नहीं है, A की आगे तो क्या है? 1 है। यानी 1 मोल A का 2 मोल B का रिएक्शन किया आपस में, तो 2 मोल C का और 3 मोल D का बनेगा। ऐसे ही पढ़ेंगे ना रिएक्शन को, ऐसे ही पढ़ेंगे ना। अगर ये रेशियो इस टाइप में दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि 1 मोल A का और 2 मोल B का आपस में रिएक्शन किया तो क्या 2 मोल C का और 3 मोल D का बनेगा। ऐसे दिया तो ठीक है भाई, इस रेशियो से ऐसे कर लेंगे। लेकिन जब दोनों की वैल्यू दे, A का भी और B का भी, कुछ मोल डाल दें हम, कुछ मोल हम दे दें, कुछ मोल दे दें। मान लो इसका भी 3 मोल हमने दे दिया और इसका भी 3 मोल हमने दे दिया। अब पूछे कि C यानी प्रोडक्ट C का कितना बनेगा और D कितना बनेगा। A का भी मोल दे दे, B का भी मोल दे दे, पूछे कि C कितना बनेगा, D कितना बनेगा। तो यहाँ बताए थे ना
कि सबसे पहले हम क्या करते थे, लिमिटिंग रिएजेंट निकालते थे। क्या कि इस रिएक्शन को डायरेक्टर कौन है, इस रिएक्शन का डायरेक्टर कौन है, कौन इस रिएक्शन को डायरेक्ट करेगा। भैया एक कोचिंग संस्था की डायरेक्टर होती है जो पूरा कोचिंग को चलाता है, डायरेक्ट करता है, उसके हिसाब से कोचिंग चलता है। उसी तरह इस रिएक्शन का भी एक डायरेक्टर होगा जो इस रिएक्शन को चलाएगा। उसी को क्या बोल रहे थे हम, लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट बोल रहे थे। और लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका क्या बताए थे भाई हम मोल में, कि रिएक्टेंट का जो मोल दिया है उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू कम होगी, जो रिएक्टेंट की वैल्यू कम आएगी वो रिएक्टेंट क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यानी जिस रिएक्टेंट की वैल्यू मोल अपन कोफिशिएंट का रेशियो जिसका कम होगा वही इस रिएक्टेंट, इन दोनों रिएक्टेंट में क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। वही इस रिएक्शन को डायरेक्ट करेगा, यानी इस रिएक्शन का क्या होगा, डायरेक्टर होगा। यही अपने हिसाब से पूरे रिएक्शन को चलाने की कोशिश करेगा, चलाएगा भी, कोशिश क्या करेगा, चलाएगा ही। आया समझ में। तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालो भाई, लिमिटिंग रिएजेंट निकालो। कैसे निकालोगे, इसका मोल कितना दिया है 3, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो 3/1। और इसका देखो, इसका 3 दिया है और इसका कोफिशिएंट कितना है 2 दिया है, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 3, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 1.5। यानी हमारा देखो कौन सी वैल्यू कम आ रही है, ये वैल्यू कम है कि ये वैल्यू कम है, ये वाली वैल्यू कम आ रही है, मोल अपन कोफिशिएंट रेशियो इसकी कम आ रही है, यानी ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। ये क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बताए थे कि नहीं बताए थे, मोल कॉन्सेप्ट में बताए थे ना। तो ये वैल्यू क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। ये रिएक्टेंट क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। आया समझ में। बस ये मोल अपन कोफिशिएंट रेशियो है ना, इसको कैलकुलेट करने के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट को जानने के लिए हमने निकाल लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट है, ठीक है। उसी के बराबर मोल अपन कोफिशिएंट रेशियो इसका था, जो लिमिटिंग रिएजेंट का होगा वही मोल अपन कोफिशिएंट रेशियो प्रोडक्ट को, दोनों को आपस में बराबर कर दे रहे थे, तो इसकी मोल आ जा रहा था। आया समझ में। यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्रिक बता दे रहे हैं जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है। आया, इतना बात समझ में आया ना। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका यहाँ भी बता दिए, मोल में भी बता दिए थे। जब हम लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिए, क्या कर लिए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड कर लिए, तो भाई एक बात और देखो, जो कोचिंग का डायरेक्टर होता है अपने हिसाब से सारा काम तो कराता है, लेकिन मेहनत भी तो सबसे ज़्यादा वही करता है, कुर्बानी भी वही अपने आप को पूरा दिन देता है ना। तो यहाँ भी वही काम होगा। क्या करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप को पूरा खत्म कर देगा। क्या करेगा, अपने आप को पूरा त्याग देगा, जा भाई पूरा हम तुम्हारे लिए कुर्बान कर दिए। तो अपने आप को पूरा क्या करेगा, खत्म कर देगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, पूरा खत्म हो जाएगा। -3 मोल है तो -3 मोल पूरा इसका खत्म हो गया। ये बात याद रखेंगे, ये बात याद रखेंगे। आया समझ में आया। अब क्या करेंगे भाई, जितना भी और है, रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, सबके सामने उतना ही लिखेंगे, सबके सामने उतना ही रखेंगे। यानी ये 3 मोल खत्म हो रहा है ना, तो यहाँ भी 3 लिखेंगे, यहाँ भी 3 लिखेंगे और यहाँ भी 3 लिखेंगे। जितना लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो रहा है वही सबके सामने क्या किए हैं, लिख दिए। और एक बात याद रखो भाई, कि जो लिमिटिंग रिएजेंट का जो ख़त्म हो रहा है वही सबके सामने हमने लिख दिया है, लिखा है ना। अब दूसरा बात क्या करेंगे कि इसके खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, खुद के कोफिशिएंट से
मल्टीप्लाई करेंगे खुद के कोफिशिएंट। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट कितना है। इतनी बात समझ में आई। तीसरी बात ये करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। सबको क्या करेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अच्छा 2 है, ओह सॉरी 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 सॉरी, आई एम रियली सॉरी। माजरत चाहते हैं दिल से। क्या चाहते हैं, माजरत चाहते हैं दिल से। आया समझ में, आया इतनी बात आया समझ में। पहले क्या किए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किए। क्या किए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट किए। दूसरा काम क्या किए, जितना लिमिटिंग, पहली बात तो लिमिटिंग रिएजेंट निकल गया तो लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप को पूरा ख़त्म कर देगा ना, तो लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा ख़त्म कर दो। तीसरी बात, लिमिटिंग रिएजेंट जितना ख़त्म हो रहा है उतना ही सबके आगे लिख दो, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो, सबके आगे उतना ही लिख दो। फिर क्या करते हैं, खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। आया, ये 4 बात याद रखो ना, पूरा केस ही खत्म हो गया। ये 4 बात अगर याद कर लिए तो पूरा केस ही इसी ट्रिक पे खत्म हो जाएगा। रिएक्शन दिया है, मोल का बता रहे हैं, अभी हम इक्विलिब्रियम की रिएक्शन को नहीं बता रहे, अभी मोल को बता रहे हैं। मोल में रिएक्शन दिया है, ठीक है, रिएक्टेंट का अपना मोल दिया होगा। पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड आउट कर रहे थे, जो मोल दिया है उसमें उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके चेक कर रहे थे कि कौन छोटी वैल्यू आ रही है। जो छोटी वैल्यू आ रही है वो क्या हो रही है, वो रिएक्टेंट लिमिटिंग रिएजेंट हो गई। यानी उस रिएक्टेंट के हिसाब से पूरा रिएक्शन अब मैनेज होगा, वो पूरा रिएक्शन को डायरेक्ट करेगा। आया समझ में। फिर क्या बताए थे कि कोचिंग का अगर डायरेक्टर अपने हिसाब से सब काम करवा रहा है, मेहनत भी सबसे ज़्यादा करता है, कुर्बानी भी देता है, तो क्या करेगा, अपने आप को वो पूरा कुर्बान कर देगा, पूरा का पूरा ख़त्म कर देगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट पूरा ख़त्म हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो गया। जब लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा ख़त्म कर दिए, ठीक है, तो भाई दूसरी बात यही तो बोले हैं कि जितना लिमिटिंग रिएजेंट ख़त्म हो रहा है उतना ही सबके आगे लिख देते हैं। उसके बाद क्या बोले हैं कि खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड। आया समझ में। ये लिख लो, जैसे हम बोल रहे हैं ना वैसे ही लिख लो। जब 2 से 3 बार क्वेश्चन करोगे ना, क्वेश्चन ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप स्पाइनल कॉर्ड से निकलेगा। जब रिफ्लेक्स एक्शन कहाँ से होता है, स्पाइनल कॉर्ड से होता है, जो बिना सोचे बिना समझे आता है। आया समझ में। और बात समझो भैया, रिएक्टेंट कम होगा ना, रिएक्टेंट कम होता है ना, तो इसके आगे क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। और प्रोडक्ट बढ़ता है ना, प्रोडक्ट बढ़ता है ना, तो प्रोडक्ट के आगे क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। यानी पहले जीरो था, अब प्लस इतना जोड़ देंगे। इसमें पहले 3 मोल था, अब माइनस कर देंगे इतना मोल, तब इतना बचेगा। आया समझ में। तो लिख लो। अगर रिएक्शन दिया हो, ये रिएक्शन लिख लो, ये रिएक्शन लिख लो, चलो ये रिएक्शन लिख लो। ये 4 बात याद रखोगे ना, पूरा स्टैकियोमेट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम का केसी का क्वेश्चन एकदम मजे से कटेगा।
रिएक्शन लिख लिए। पहला काम क्या करेंगे, फाइंड आउट लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट बनाने का निकालने का तरीका बता दिए हैं। दूसरा काम क्या है, जब हमें लिमिटिंग रिएजेंट पता चल जा रहा है तो क्या कर रहे हैं, लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म कर दे रहे हैं। तो अपनी लैंग्वेज में लिख लो, लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म कर देंगे। लिख लो, हिंदी में लिख लो अपनी लैंग्वेज में कि लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म कर देंगे। तीसरा काम क्या करेंगे, यहाँ पे जितना लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो रहा है सबके सामने लिख देंगे, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो। जितना लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हो रहा है वही सबके सामने लिख देंगे। उसके नेक्स्ट स्टेप, खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। खुद के कोफिशिएंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सब में खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे। और नेक्स्ट स्टेप लिखो, लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड करेंगे। और ये बात तो तुम्हें पता ही है कि रिएक्टेंट टाइम टू टाइम खत्म होता है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। यानी ये कम हो रहा है, ये टूट रहा है। क्या हो रहा है, ये टूट रहा है, तो ये टूट रहा है। यानी इसके लिए अब क्या है, लगा देंगे। इसके लिए अगर यहाँ लिखना चाहेंगे कितनी वैल्यू बची, तो 3 माइनस ये कितना है, -3/2। आया समझ में। और प्रोडक्ट टाइम टू टाइम बनता है यानी बढ़ता है, तो उसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। पहले कितना था, 0 था, प्लस ऐड कर देंगे, तो ये प्लस ऐड कर देंगे, तो 2 से 2 क्या हुआ, कैंसिल हो गया, तो +3 कितना आया, 3। डी को क्या है, डी, तो डी भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो 3 3 जा 9, और 9 में 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी आएगी, 4.5। यानी अब इस रिएक्शन, ये 3/2 को कैंसिल करो, कितना आएगा, 1.5 आएगा। यही आएगा ना, यही आएगा ना। अब देखो, पहले रिएक्शन में ये नहीं दिया था तो क्या पढ़ रहे थे कि 1 मोल ए का 2 मोल बी का खत्म हो रहा था, तो क्या बन रहा था, 2 मोल सी का और 3 मोल डी का बन रहा है। उसके बाद से हमने दे दिया था कि ए का 3 मोल है और बी का 3 मोल है, तो डी कितना बचेगा, डी कितना बनेगा और सी कितना बनेगा। और इसमें कोई बचेगा भी और कोई ख़त्म भी होगा। तो इसके लिए पहले क्या कर रहे थे, लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट कर रहे थे, जिसे लिमिटिंग रिएजेंट पूरा ख़त्म कर देगा। यानी लिमिटिंग रिएजेंट हमारा बी आ गया, यानी बी अपने आप को पूरा ख़त्म कर दिया। यानी बी का 3 मोल, क्या, बी का 3 मोल, ए का कितना मोल, 1.5 मोल यूज हो रहा था,
तो कितना बन रहा था सी का 3 मोल बन रहा था और डी का 4.5 मोल बन रहा था, और फिर ए कितना बच रहा था, तो 1.5 मोल बच रहा था। आया समझ में? आया समझ में? ये स्टोइकियोमेट्री का क्वेश्चन वहां भी बताए थे और यहां भी बता दिए। इतना आया समझ में? इतना बात समझ में आया ना स्टोइकियोमेट्री का? अब कोई दिक्कत नहीं है ना? लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लोगे? लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लोगे? चलो एक बात, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर करके दिखाओ। क्वेश्चन है N2 प्लस 3H2 बन रहा है ट्वाइस NH3। इसका हमने फोर मोल नाइट्रोजन का ले लिया, 6 मोल हाइड्रोजन का ले लिया। पूछेगा, क्वेश्चन पूछ रहा है कि अमोनिया कितना बनेगा और इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा। क्या? अमोनिया कितना बनेगा और लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, तो बताओ। लिमिटिंग रिएजेंट निकालने के लिए क्या बताए थे कि मोल को उसके कोफिशिएंट से डिवाइड करके चेक कर लेंगे कि कौन कम वैल्यू आ रहा है। जो कम वैल्यू आएगा वो उसकी क्या होगी, लिमिटिंग रिएजेंट। उस रिएक्शन के लिए क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो यहाँ क्या करेंगे भाई, चेक करो। यहाँ पे चेक करोगे तो क्या आया, 4/1, यानी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। यहाँ पे चेक करो 6/, कितना आ रहा है, 2, कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी 4 ज़्यादा है, 2 कम है। इसकी वैल्यू कम आ रही है, यानी लिमिटिंग रिएजेंट कौन हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया। लिमिटिंग रिएजेंट हमें पता चल गया। उसके बाद क्या बोले थे कि लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप को पूरा खत्म कर देगा। क्या करेगा, खत्म कर देगा। ये साइन रिवर्सिबल ना लगाओ अभी, मोल का क्वेश्चन अभी, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट अपने आप को पूरा खत्म कर देगा, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट को पूरा खत्म कर दो। आया? फिर क्या करें, सबके आगे वही लिख देंगे। सबके आगे वही लिख देंगे। नाइट्रोजन क्या हो रहा है, रिएक्टेंट है तो धीरे धीरे कम होता है, तो कम होने के लिए ये टूट रहा है ना, तो इसके आगे माइनस लगाएंगे। प्रोडक्ट धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसके लिए क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। आया समझ में, आया समझ में। अब क्या करेंगे, खुद के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई और लिमिटिंग रिएजेंट के कोफिशिएंट से डिवाइड। इसका खुद का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट कितना है, तो डिवाइड करो, डिवाइड कर दो। आया? आया समझ में। इसको करो, खुद का कोफिशिएंट कितना है, लिमिटिंग रिएजेंट का कोफिशिएंट कितना है, तो लिमिटिंग से डिवाइड कर दो। आया समझ में, आया। 3 1 जा 3 2 जा 6, यानी -2। 4 में -2 करोगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसको करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2 जा 4। पहले 0 था तो 0 में +4 जोड़ोगे कितना आएगा, 4 मोल।
आया? कुछ समझ में आया? आया? यानी क्या हो रहा है भाई? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट है, यानी हाइड्रोजन का 6 मोल पूरा खत्म हो रहा है, नाइट्रोजन का 2 मोल यूज हो रहा है रिएक्शन में, और क्या बन रहा है? अमोनिया का 4 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। और नाइट्रोजन रिएक्शन खत्म होने के बाद कितना बच रहा है? 2 मोल बच जा रहा है। आया? तरीका समझ में आया? तरीका समझ में आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है? मुस्कान, तो लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका समझ में आया? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? चलो भाई, आगे हम पढ़ाएंगे न्यूमेरिकल ट्रिक। जब लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का तरीका हमें पता चल गया